नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, समय हो गया है वारदात का। आज मैं आपसे बात करूँ। मैं बहुत लंबे टाइम से एक बात कहती आ रही हूँ कि कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जिसने क्राइम ना किया हो, और कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जो क्राइम से ना गुजरा हो। और ऐसे ऐसे रिश्ते कि जब हम सुनते हैं और जब हमें वारदात पता लगती है तो हमारे पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है। क्राइम कब कहाँ हो जाए। और मेरा मकसद, मैंने पहले भी आपको कहा है कि मेरा मकसद जो है वो बताना ही नहीं, बचाना भी है। और हकीकत यही है कि मेरे, आपके और क्राइम के बीच में सिर्फ उतना ही फासला है कि हम सतर्क कितने हैं और हम सावधान कितने हैं। तो दोस्तों, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अब बात करते हैं आज की वारदात की। वारदात की बात करूं उससे पहले सिर्फ एक छोटी सी बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप परिवार में नए हैं तो परिवार को बड़ा करने में सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और उसके अलावा आप वारदात के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है। और उसके अलावा अगर कोई सजेशन है तो वो ज़रूर बताइएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं वारदात की तरफ रुख। आज की जो वारदात है ये है 6 जुलाई 2021 की। 6 जुलाई 2021 जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली का, उसके पास ही साउथ दिल्ली का ये इंसिडेंट है। और साउथ दिल्ली में ही जो एक एरिया है पालम बिहार की ये घटना है। 6 जुलाई 2021 को एक जेंटलमैन रहते हैं, उनका नाम है श्री कृष्ण स्वरूप। श्री कृष्ण स्वरूप जो हैं वो एयरफोर्स स्टेशन में एज एन अकाउंटेंट हैं। तो जब 6 जुलाई को वो अपने घर के अंदर आते हैं, ऑफिस से जब घर आते हैं शाम को, तो थोड़ा सा हैरान होते हैं क्योंकि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ था। अमूमन ये होता है कि वो दरवाज़ा बंद होता था, वो बेल करते थे तब दरवाज़ा खुलता था, लेकिन दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ था। इससे वो थोड़ा सा हैरान होते हैं। घर के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं तो सामने ही उनकी वाइफ बबीता, जिनकी उम्र जो है वो 52 साल के समथिंग थी, उनकी लाश पड़ी है खून से लथपथ। वो भौचक्के रह जाते हैं, उनको समझ नहीं आता वो क्या करें। तभी उनको याद आता है कि उनका बेटा भी है एक। अब वो देखते हैं कि बेटा कहाँ है, वो बेटे को आवाज़ लगाते हैं। और जैसे ही वो कमरे में एंटर करते हैं तो देखते हैं उनके बेटे की भी सेम उनकी वाइफ की तरह खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। इतना देखना था कि उनकी चीखें निकल जाती हैं। और चीखें निकलती हैं, चीखें सुन के आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण स्वरूप जी की तो वाइफ और बेटा दोनों की डेथ हो रखी है। फटाफट पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। अब इंक्वायरी शुरू होती है। इंक्वायरी के साथ साथ वो ये देखते हैं कि घर का जो सारा सामान है, घर का सारा सामान ही बिखरा पड़ा हुआ है, सारा अस्त व्यस्त है। इवन बेड भी खुला है, बैग्स भी खुले हैं, कबोर्ड्स भी खुली है, तो सारा ही सामान बिखरा हुआ। और दूर से देखने में यही चीज़ लग रही थी कि लूटपाट का मामला है। उसके बाद अब पुलिस वाले दूसरे स्टेप उस पर पहुँचते हैं तो वो बताते हैं कि लोग बताते हैं कि इनके घर में सीसीटीवी कैमराज भी लगे हुए हैं। जब वो डीवीआर की तरफ जाते हैं तो डीवीआर गायब है। मतलब कि उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि जो ये मामला है लूटपाट का कम, जाति दुश्मनी का ज़्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान को जो लूटपाट के मकसद से आया हो वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है कि उसको डीवीआर निकालना है या ये सब चीज़ें हैं। वो सिर्फ अपने आप को कवर अप करके आता है, वारदात करता है, पैसे लूटता है और चला जाता है। लेकिन किसी को ये कैसे पता कि डीवीआर कहाँ पर रखी हुई है और डीवीआर गायब है? तो इसका मतलब कि कोई जान पहचान का है जिसको ये पता है कि घर का डीवीआर, सीसीटीवी का जो डीवीआर है वो कहाँ पर रखा होता है। अब पुलिस जो है वो इस एंगल से सोचने लग जाती है कि आखिर कोई जान पहचान वाला जिससे जाति दुश्मनी हो। वो श्री कृष्ण स्वरूप से पूछते हैं कि कोई ऐसा जिससे आपकी दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़ा हो या खुन्नस हो, कुछ भी हो। लेकिन पहले तो श्री कृष्ण स्वरूप इस कंडीशन में ही नहीं थे कि कुछ बता पाते, पर जैसे ही थोड़ा सा संभले तब उन्होंने बताया कि नहीं, मेरी तो ऐसे किसी से कोई लड़ाई है ही नहीं।
हमारी भी लड़ाई नहीं है, ना मेरे बेटे की है, ना मेरी वाइफ की है। फिर वो ये बात बताते हैं कि जो मेरा बेटा है वो किसी कंप्यूटर उसमें आउट ऑफ स्टेशन जॉब करता था, लेकिन कोरोना की वजह से वो हमारे साथ, उसकी नौकरी जो है वो चली गई थी, इस वजह से वो फिर यहीं पर आके रहने लग गया था और कुछ सर्च कर रहा था काम करने के लिए। उनकी बेटी है, वो ऑलरेडी मैरिड थी यूएसए में। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू की जाए। सीसीटीवी है नहीं, इसके अलावा श्रीकृष्ण स्वरूप की किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर भी इन्वेस्टिगेशन तो करनी थी। आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो क्या करते हैं कि जो आगे उसी गली में जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं वो फिर सबको खंगालते हैं। कहीं से कुछ भी नहीं समझ आता, कहीं से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एक सीसीटीवी कैमरा में एक 4 सेकंड का वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। और 4 सेकंड के वीडियो में वो देखते हैं कि एक आदमी है जिसने कैपरी शर्ट पहनी हुई है, ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है और ग्रे से कलर की कैपरी पहनी हुई है। उसके अलावा उसने जो सर है वो सर पूरा कवर कर रखा है ताकि किसी को दिखे ना, और उसके हाथ में कुछ डीवीआर जैसा सामान है और वो जा रहा है। सिर्फ 4 सेकंड का वीडियो होता है जो रिकॉर्ड होता है। अब इतने में उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि होना हो कातिल यही है, क्योंकि चूँकि जुलाई का महीना है, ह्यूमिडिटी का महीना है, उसमें कौन अपने आप को कवर करता है, सर से कवर करता है। लोग तो वैसे ही नहीं कवर करते क्योंकि मतलब इतना गर्मी हो रखी होती कवर करना। और उसके बाद जो हाथ में सामान है उससे भी समझ में आ गया कि डीवीआर जैसा कुछ लेके जा रहा है। अब पुलिस को लगा होना हो कातिल यही है। समझ नहीं आ रहा कि कौन है, मैच करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर समझ नहीं आता। इसके बाद अब पुलिस क्या करती है, पुलिस एक और सोचती है कि अगर ये पैदल है इसका मतलब या तो ये आस पड़ोस वाला है और या फिर इसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया है। जब ये बात पुलिस के दिमाग में आती है तो सबसे पहले वो आस पड़ोस वालों को खंगालते हैं, पर आस पड़ोस में कुछ पता नहीं चलता। कोई नहीं कहता है कि ऐसा कोई कैंडिडेट है, मिलता ही नहीं है। अब उसके बाद बात आती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खंगालते हैं, ऑटो टैक्सी जितना वो पता कर सकते हैं पता करते हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई सुराग नहीं सामने आता। लेकिन फिर अचानक एक ई रिक्शा वाला सामने आता है और वो बताता है कि सर मुझे जहाँ तक याद है कि जिस बंदे की आप तलाश कर रहे हैं उस बंदे को मैंने देखा है। तो कहते तुम्हें कैसे पता कि जिस बंदे की हम तलाश कर रहे हैं उस बंदे को तुमने देखा है? कहते क्योंकि मेरे पास एक बंदा आया था, उसके हाथ में कोई सामान था और वो ऑटो में बैठता है और ऑटो में बैठने के बाद वो एक जगह कहता है कि मुझे ले चलो, लेकिन उसकी बॉडी में और उसके हाथों में खून के धब्बे थे। तो मैंने पूछा भी कि साहब सब ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया, या आपके बॉडी पे खून के धब्बे कैसे? तो वो कुछ बोलता नहीं है और कहता है तुम चलो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि क्या तुम उसको पहचान सकते हो? कहते हैं नहीं सर, मैं पहचान नहीं सकता क्योंकि उसने अपने सर को पूरा ढका हुआ था, लेकिन मैंने इसको देखा है। अब ये बात पुलिस को पता लगती है, लेकिन वही बात कि फिर हाथ खाली, जब उसने देखा ही नहीं है उस आदमी को। फिर पूछते हैं कि तुमने उसको कहाँ छोड़ा? तो वो कहता है मैंने उसको पालम विहार छोड़ा। वो एक प्रॉपर एरिया बताता है, एक प्रॉपर एरिया बताता है कि मैंने उसको यहाँ पे छोड़ा। लेकिन जाते जाते वो एक चीज़ कहता है कि साहब एक बात और है जो मैं आपको बताना भूल गया। पुलिस वाले कहते हैं क्या? कहते हैं जब वो उतरा ना, तो उतरने के बाद उसने जो टोटल रुपए हुए थे वो 30 हुए थे। तो उसने जो मुझे पैसे दिए वो दिए एक 20 का नोट और एक 10 का नोट। चूँकि 10 का नोट फटा हुआ था तो मैंने उसको बोला कि साहब ये नोट फटा है और ये चलेगा नहीं, आप इसको चेंज कर लीजिए। तो वो कहता है कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। तो मैंने बोला कि साहब फिर मैं क्या करूँ, आप मुझे कैसे भी करके रुपए दो। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास पेटीएम है? तो मैंने बोला हाँ मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ। तो उसने मुझे साहब मैंने वो 30 रुपये उसको लौटा दिए और उसने मुझे 30 रुपये पेटीएम किए। इतना सुनना था कि पुलिस वालों की आंखें चमक गई।
वो कहते हैं वो बताओ जिस नंबर से तुम्हें पेटीएम आया था। जब वो नंबर दिखाया गया और जब उस नंबर के अकाउंट की डिटेल निकाली गई तो वो निकलती है अभिषेक की, अभिषेक नाम से। जब अभिषेक नाम से डिटेल निकलती है तो फिर वो वापस आते हैं और कृष्ण स्वरूप से पूछते हैं कि ये अभिषेक कौन है। अभिषेक, वो बताते हैं कि अभिषेक जो है मेरी वाइफ के भाई का बेटा है, मतलब मेरी वाइफ का भतीजा है। इतना सुनना था पुलिस वालों को शॉक्ड लगता है, क्योंकि अभिषेक वहीं पर ही था और अभिषेक पूरे इस घटनाक्रम में पूरे समय वहीं पर ही था। जब पोस्टमार्टम के लिए लेके गए तब भी वो साथ में था, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तब भी वो साथ में था, जब डेड बॉडीज़ को उठा के एम्बुलेंस में रखा जा रहा था तब भी वो वहीं पर ही था। मतलब पूरा टाइम अभिषेक वहीं पर ही था। अभिषेक को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जैसे ही अभिषेक को अरेस्ट किया जाता है, थोड़ी देर तो वो यहाँ वहाँ की बातें घुमाता रहता है, लेकिन उसके बाद वो खुल जाता है और पूरी कहानी बता देता है। पूरी कहानी ये थी कि कुछ समय पहले अभिषेक की बहन की शादी हुई थी और अभिषेक की बहन की शादी के लिए उन्होंने अपनी बुआ से 50,000 रुपये लिए थे। अभिषेक ने लिए थे बुआ से 50,000 रुपये, मतलब बबीता से। तो अब उसके बाद कुछ समय लिया था, लेकिन उस समय पर पैसे वापस नहीं कर पाते। इधर अभिषेक की जॉब चली जाती है तो वो भी बेरोजगार हो जाता है और बबीता जो है, जब टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो बबीता पैसों के लिए कंपेल करने लग जाती है। और इसके बाद जब भी अभिषेक मिलता, बबीता जो है बार बार उसको बोलती कि मेरे पैसे वापस कर दो। अभिषेक को ये बात अच्छी नहीं लगती। उस दिन भी अभिषेक आया घर पे। आने के बाद अभिषेक ने बाकायदा उन घर वालों के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने गौरव के साथ मूवी देखी। गौरव, मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण स्वरूप का बेटा जिसकी डेथ हो चुकी है। तो उसके साथ खाना खाया, मूवी देखी और उसके बाद बबीता ने फिर वही बात छेड़ी। उसको बोला कि पैसे वापस करो और इस बात पर अभिषेक का इतना दिमाग खराब हुआ, उसने वहीं घर पर रखे डंबल से बबीता के सर पर वार करना शुरू कर दिया और इतना वार किया कि वो लहूलुहान हो गई और वहीं ज़मीन पर गिर गई। उसके बाद उसने फिर गौरव पर हमला किया और गौरव पर भी इतनी तेज़ हमला किया कि गौरव की भी वहीं पड़े पड़े मौत हो गई। और उसके बाद फिर अभिषेक ने घर का सारा सामान अस्त व्यस्त किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये लूटपाट का मैटर समझ आए। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त किया। उसके बाद उसको ये भी पता था कि डीवीआर कहाँ पर रखे हुए हैं। वो गया, उसने डीवीआर निकाले और डीवीआर अपने साथ लेके चला गया। और इस तरह से एक कातिल का खुलासा होता है। और कातिल कोई भी नहीं था, कातिल उनका खुद का अपना रिश्तेदार था, इतना क्लोज रिश्तेदार था। जब ये बात श्री कृष्ण स्वरूप के उसमें पड़ती है तो वो भी चौंक जाते हैं कि मेरे घर के अपनों ने ही क्या कर दिया ये। तो ये थी दोस्तों पूरी वारदात। बात वही आती है कि कौन सा रिश्ता कब क्या कर जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए छोटी छोटी सी बातें नोटिस करने की ज़रूरत है, छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि किसके दिमाग में क्या चल रहा है और कौन सा दिमाग कितना खतरनाक हो सकता है कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये थी पूरी वारदात। क्या राय देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बात आती है आज के जवाब की, जो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था कि मेरे जो इंस्पिरेशन हैं, मेरे जो आइडल हैं मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका पूरा नाम क्या है? तो आंसर है, उनका जो पूरा नाम है अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। बड़ा नाम है ना, ये हमेशा आता है और मोस्टली जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का सवाल ये है कि हमारे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, लेकिन हमारे भारत में दूसरा नागरिक किसको कहा जाता है? आंसर बहुत सिंपल से मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी को इजीली बता सकें और कमेंट ज़रूर कर सकें। मुझे वेट होता है आपके कमेंट्स का, तो मैं कमेंट का वेट करती हूँ।
तो सर्च कीजिए, जवाब बताइए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।